नमस्कार दोस्तों। आज हमारे संवाद की शुरुआत एक विरोधाभास से करते हैं। क्या कभी ऐसा विचार किया है कि हम जिस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अनजाने में उसे ही सबसे ज्यादा दुखाते हैं? या कोई बड़ी गलती होने के बाद हम मन में पक्का निश्चय करते हैं कि बस यहाँ से आगे यह फिर कभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ महीने या साल बीत जाते हैं और हम ठीक उसी मोड़ पर वही गलतियां कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम खुद को कितना भी बुद्धिमान और आधुनिक समझते हों, फिर भी हमारे हाथों बार बार वही गलतियां क्यों होती हैं? आज की इस गहन चर्चा में हम मानव मन के भीतर होने वाले और रहस्यमयी कोनों की सटीक खोज करने वाले हैं, और इसके लिए बहुत अच्छा संदर्भ हमारे पास है। आज हमारे पास उत्तम स्रोत है, रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध पुस्तक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पूर्णविराम। लेकिन इस पुस्तक को जानने के लिए हमें खुद के ही भीतर झांक कर देखना होगा। लेखक इस पुस्तक में एक बहुत ही साहसी दावा करते हैं। वे कहते हैं कि हम सबके भीतर एक अजनबी व्यक्ति छिपा हुआ है। अब यह अजनबी व्यक्ति मतलब एक ऐसी शक्ति है जो कई बार हमारे तर्क के, हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर हमें व्यवहार करने पर मजबूर करती है। हम सभी ऐसा विचार करते हुए जी रहे होते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत, राशनल हैं। हमारा वैसा दृढ़ स्वभाव होता है। लेकिन वास्तविकता में मानव स्वभाव समझने का पहला कदम मतलब यह स्वीकार करना है कि आज भी हम अपनी आदिम भावनाओं के गुलाम हैं। यह पुस्तक केवल हमें जानकारी नहीं देती, बल्कि मानव स्वभाव का ऐसा आईना सामने रखती है जिसे कभी कभी देखना बुरा लगता है, लेकिन उसे देखना भी अत्यंत आवश्यक है। रॉबर्ट ग्रीन दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं अपनी द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी पुस्तक के कारण। ये पुस्तकें अक्सर सत्ता पाने, दांवपेच रचने पर जोर देती हैं। तो यह लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पुस्तक लेखक रॉबर्ट ग्रीन के लेखन का एक अलग और परिपक्व चरण है। यानी केवल ऊपरी अध्ययन नहीं है, बल्कि इस पुस्तक की नींव मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मानव विकास, एवोल्यूशन के अध्ययन पर खड़ी है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि आज हम जो मानव स्वभाव देखते हैं वह कुछ पिछले 50-100 वर्षों में तैयार नहीं हुआ है, बल्कि वह करीब 5 लाख साल पहले के विकास का सीधा परिणाम है। आज हम हाथ में स्मार्टफोन लेकर भले ही घूम रहे हों, फिर भी हम अभी भी जंगल वाले ही हैं। आज भी 21वीं सदी में हमारे मस्तिष्क की बनावट आदिमानव जैसी ही है, जो जंगल में शिकार के लिए भटक रहे थे और डर के साए में जी रहे थे। इसीलिए हम छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। इसीलिए हम हाई सेल्फ और लोअर सेल्फ में फंसे हुए होते हैं। हमारा उच्च स्व हमें शांति से, धैर्य से विचार करने और दूरदर्शिता से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमारा निचला स्व ईर्ष्या, डर, अहंकार जैसी भावनाओं से पूरी तरह भरा होता है, और जब तक हम यह वास्तविकता स्वीकार नहीं करते कि हमारे भीतर भी यह निचला स्व है, तब तक हम भीतर से खुद में कोई भी असली बदलाव नहीं ला सकते। सच तो यह है कि लोग हमेशा अपने दुख और असफलता के कारण बाहर ढूंढते हैं। परिस्थिति खराब थी, लोगों ने फंसाया, या नसीब खराब था, ऐसा कहते हैं। लेकिन ग्रीन दृढ़ता से कहते हैं कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे भीतर है। यह सुनने में थोड़ा असहज करने वाला है, लेकिन उतना ही सच है। भावनाओं का प्रभाव और पेरिकल्स का उदाहरण। हम सभी खुद को बहुत तर्कसंगत, राशनल या वफादार समझते हैं। हम वैसा ही मुखौटा लेकर विचरते हैं। लेकिन पुस्तक के पहले नियम में ही ग्रीन भावनाओं पर नियंत्रण, या जिसे वे द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी कहते हैं, वह इस धारणा को बड़ा धक्का देता है। यानी हमारी भावनाएं कैसे हमारी निर्णय लेने की क्षमता पर कब्जा कर लेती हैं, यह इसमें बताया गया है। और इसके लिए लेखक ने एथेंस के महान राजनीतिज्ञ नेता के रूप में पेरिकल्स का उत्तम उदाहरण दिया है। पेरिकल्स का उदाहरण इस नियम का सार है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के एथेंस की परिस्थिति यदि हम आंखों के सामने खड़ी करें, तो एथेंस और स्पार्टा, इन दो सत्ताओं के बीच भयानक युद्ध शुरू था। और उसी समय एथेंस में एक प्लेग की महामारी ने तबाही मचाई थी। हजारों लोग मर रहे थे। शहर में अराजकता और दहशत फैली हुई थी। ऐसे समय में लोगों की भावनाओं का फटना स्वाभाविक था। लोग डरे हुए और गुस्से में थे और स्पार्टा पर तुरंत बड़ा हमला करके बदला लेने की मांग कर रहे थे। एक प्रकार की मॉब मेंटालिटी तैयार हो गई थी। सभी को तत्काल कार्रवाई चाहिए थी।
ऐसे समय में कोई भी सामान्य नेता लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर मोह में पड़ गया होता। लेकिन पेरिकल्स ने वैसा नहीं किया। उसने पूरे समूह की इच्छा के विरुद्ध जाकर रक्षात्मक रुख अपनाने का निर्णय लिया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सीखने लायक बात है पेरिकल्स की अपने मन पर काम करने की पद्धति। जब उस पर चारों तरफ से दबाव आता था, जब उसे खुद को भी गुस्सा और डर महसूस होता था, तब वह तुरंत कोई निर्णय नहीं लेता था। वह खुद को एकांत में बंद कर लेता था। उस भावनात्मक लहर को उतर जाने के लिए वह जानबूझकर समय देता था। वह अपनी भावनाओं को नकार नहीं रहा था, बल्कि उन भावनाओं का प्रभाव कम होने तक रुक रहा था। और यही इस उदाहरण का सबसे बड़ा सबक है। पेरिकल्स ने दुनिया को दिखा दिया कि विवेकशीलता कोई जन्मजात देन नहीं होती, कोई भी जन्म से तर्कसंगत नहीं होता। यह एक आदत है जिसे मेहनत और स्वभाव से हासिल करना पड़ता है। जब निर्णय गुस्से या डर के प्रभाव में लिए जाते हैं, तब इंसान का वास्तविकता का बोध पूरी तरह छूट जाता है। भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन उनसे लिए गए निर्णय स्थायी विनाश कर सकते हैं। पेरिकल्स ने अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त की क्योंकि उसने प्रत्येक परिस्थिति को एक तटस्थ थर्ड पार्टी नजरिए से देखने की आदत डाल ली थी। चरित्र की ताकत और हॉवर्ड ह्यूज इस परिपक्व विचार से ही हम मानवीय विचार के महत्वपूर्ण और जटिल नियम की ओर मुड़ते हैं। वह है चरित्र की ताकत या द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हम सामान्य लोगों की परख कैसे करते हैं? तो वे कैसे दिखते हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, वे कितना मीठा बोलते हैं या उनके पास कितनी संपत्ति है। यानी हम हमेशा उनकी बाहरी छवि पर निर्भर रहते हैं। लेकिन लेखक यहाँ चेतावनी देते हैं कि बाहरी छवि की तुलना में लोगों के चरित्र के नमूने कैरेक्टर पैटर्न्स पहचानना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ उन्होंने हॉवर्ड ह्यूज नामक प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति की कहानी बताई है, जो सच में किसी थ्रिलर मूवी जैसी लगती है। हॉवर्ड ह्यूजेस का जीवन यानी मानवीय चरित्र की कमजोरी का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्ययन है। 20वीं सदी के मध्य में ह्यूजेस दुनिया के सबसे अमीर, सफल और आकर्षक पुरुषों में से एक माना जाता था। वह विमानन अग्रणी एविएशन पायनियर था, हॉलीवुड का निर्माता था। बाहर से देखने वाले को उसका जीवन एक सपना लग रहा था, लेकिन उसके भीतर उसके चरित्र में एक ऐसा दोष छिपा हुआ था जो धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला कर रहा था। वह दोष था नियंत्रण की अप्राकृतिक आवश्यकता। उसके बारे में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि वह हर छोटी से छोटी चीज पर नियंत्रण रखने का पागलपन करता था। उसके कर्मचारी कैसे खड़े रहेंगे, यहाँ से लेकर फिल्म की अभिनेत्री के कपड़ों तक। और यह इसलिए हो रहा था क्योंकि ह्यूजेस के भीतर प्रचंड असुरक्षा थी। उसे लगातार लगता था कि लोग उसे फंसाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसे अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं था। शुरुआत के समय में जब वह युवा था, तब उसके पैसे और सफलता के कारण उसके ये चरित्र के दोष ढक गए। लोगों को लगा कि वह सिर्फ एक पूर्णतावादी परफेक्शनिस्ट है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, व्यवसाय की जटिलता बढ़ी, वैसे वैसे उसका यह दोष उभर कर आया। उसके नियंत्रण के पागलपन का रूपांतरण एक गंभीर मानसिक बीमारी में हो गया। अंत में वह एक होटल के कमरे में खुद को बंद करके बैठ गया था, जहां वह कीटाणुओं के डर से किसी को भी स्पर्श नहीं करता था। जिस इंसान के पास दुनिया की सभी सुख सुविधाएं खरीदने की ताकत थी, वह इंसान कुपोषित और अकेला ही एक अंधेरे कमरे में मर गया। ग्रीन इससे यह सिद्धांत रखते हैं कि इंसान एक बार की गई गलती बार बार क्यों करता है, क्योंकि वह व्यवहार उसके चरित्र में गहराई से खुदा होता है। बाहरी परिस्थिति, पैसा या सत्ता कितनी भी हो, जब तक इंसान के भीतर का पैटर्न नहीं बदलता, तब तक उसका नसीब नहीं बदलता। इसीलिए लोगों के साथ काम करते समय या रिश्ता जोड़ते समय उनके शब्दों से नहीं, बल्कि वे दबाव में कैसे व्यवहार करते हैं, इससे उनका असली चरित्र पहचाने। यानी हम जिसे अपना नसीब कहते हैं, अधिकांश समय वह हमारा चरित्र ही होता है। यह थोड़ा डरावना है, लेकिन वास्तविकता है। दृष्टिकोण की ताकत और आंतोन चेखव। अब इस चरित्र के नियम से अगला नियम याद आता है, जिसे दृष्टिकोण की ताकत या द लॉ ऑफ सेल्फ साबोटाज कहा गया है। हमारा खुद के प्रति और दुनिया के प्रति देखने का दृष्टिकोण हमारे जीवन को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। यह भाग बहुत प्रेरणादायी है। विशेष रूप से प्रसिद्ध लेखक आंतोन चेखव की कहानी इसमें दी गई है। वह शरीर में रोंगटे खड़े करती है। चेखव का बचपन नरक के समान था।
उनके जीवन का वह समय समझना महत्वपूर्ण होगा। 19वीं सदी का रूस, उसमें गरीबी और सबसे भयानक यानी उनके क्रूर पिता। चेखव के पिता को लगता था कि बच्चों को पीटना ही अनुशासन का एकमात्र मार्ग है। वे एंटोन और उसके भाई बहनों को अमानवीय तरीके से पीटते थे, ठंड में दुकान में काम करवाते थे। ऐसी परिस्थिति में बढ़ा हुआ कोई भी सामान्य इंसान या तो अपराधी बन गया होता या दुनिया से नफरत करने वाला कड़वा और गुस्सैल इंसान बन गया होता। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होने के बावजूद चेखव ने वह रास्ता नहीं चुना। यही उनकी महानता दिखाई देती है। उन्होंने अपने पिता और उस क्रूर दुनिया से नफरत करने के बजाय एक अलग ही चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया। उन्होंने परिस्थिति को दोष देते बैठने के बजाय इंसानों के व्यवहार के पीछे के कारण खोजना शुरू किया। और यही था दृष्टिकोण का बदलाव। चेखव जैसे जैसे बड़े हुए, चिकित्सा मेडिकल की शिक्षा लेने लगे, वैसे उन्होंने अपने पिता को अलग नजरिए से देखा। उनके पिता भी अपने पिता के ऐसे क्रूर व्यवहार के शिकार थे। वे बुरे नहीं बल्कि अज्ञानी और परिस्थिति के गुलाम थे। चेखव ने कड़वाहट की जगह सहानुभूति और चिकित्सात्मक तटस्थता को दे दी और इंसानों के दोषों को गुस्से से देखने के बजाय जैसे किसी बीमारी को देखा जाता है वैसे देखा। और उनके इसी खुले और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण उनके साहित्य में एक ऐसी विशेषता आई जिससे वे दुनिया के एक महान लेखक बने। यदि आपकी वृत्ति नकारात्मक है तो आप खुद ही अपने रास्ते बंद करते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को हर अवसर में मुश्किल दिखती है और वे खुद ही अपनी असफलता का कारण बनते हैं। इसी को सेल्फ साबोटाज कहते हैं। लेकिन चेखव जैसी व्यक्ति अत्यंत खराब परिस्थिति में भी खुले मन और समझदारी से सबका सामना करती है। वह अपने दुख का रूपांतरण किसी रचनात्मकता क्रिएटिविटी में करती है। हमारा दृष्टिकोण एक प्रकार का लेंस है जिससे हम देखते हैं। यदि वह लेंस ही गंदा या नकारात्मकता से अंधकारमय होगा तो दुनिया हमेशा बुरी ही दिखेगी। अंधकारमय पक्ष और रिचर्ड निक्सन। यह विचार हमें खुद के भीतर झांक कर देखने पर मजबूर करता है। हम बहुत सकारात्मक विचार करने का दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यवहार से ऐसा कुछ बाहर आता है जो हमारा नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और यही इस पुस्तक की एक रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक अवधारणा सामने आती है, हमारा अंधकारमय पक्ष या द लॉ ऑफ रिप्रेशन। मानव मन की दबी हुई इच्छाएं, गुस्सा और हमारी परछाईन शैडो की अवधारणा आंखें खोलने वाली है। यह अवधारणा मूल रूप से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के सिद्धांत पर आधारित है। ग्रीन कहते हैं कि हम बचपन से समाज की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करने के लिए अपने व्यक्तित्व के कुछ हिस्से दबाकर रखते हैं। हमारा गुस्सा, हमारा स्वार्थ, हमारी अजीब इच्छाएं, यह सब एक अदृश्य पेटी में बंद करके रखते हैं। वह पेटी यानी हमारी परछाईं। हम दुनिया के सामने बहुत अच्छे, सुसंस्कृत और नीतिवान होने का एक मुखौटा पहनकर विचरते हैं, लेकिन वह पेटी कभी न कभी खुलती ही है। लेखक ने इसके लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का जो उदाहरण दिया है वह सटीक बैठता है। निक्सन की सार्वजनिक छवि क्या थी? वे हमेशा कानून व्यवस्था, सख्त अनुशासन और नैतिकता की भाषा करते थे। दुनिया को उन्होंने अपना एक अत्यंत मजबूत चेहरा दिखाया था, लेकिन यहीं वह विरोधाभास छिपा है। जो इंसान बाहर से जितना ज्यादा अनुशासित और नीतिवान होने का दिखावा करता है, उसकी भीतर की परछाई उतनी ही ज्यादा गहरी होती है। निक्सन के भीतर एक गजब का संदेही, असुरक्षित और पूर्वाग्रही इंसान छिपा हुआ था। उन्हें लगातार लगता था कि देश का बौद्धिक वर्ग और मीडिया उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने अपनी इस परछाई को दुनिया से बहुत सावधानी से छिपा कर रखा था, लेकिन सत्ता का दबाव और तनाव जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे ये दबा हुआ संदेही निक्सन उनके व्यवहार से बाहर आया ही, यानी उन्होंने अपने ही विरोधियों पर नजर रखने के लिए जो गलत काम किए, जिससे वाटरगेट जैसे प्रचंड कांड हुए, वह इसी परछाई का विस्फोट था। निक्सन को लग रहा था कि वे अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी आंतरिक असुरक्षा ने ही उनका शिकार कर लिया। उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और इतिहास में उनका नाम एक कलंकित राष्ट्रपति के रूप में दर्ज हुआ। ग्रीन की सलाह अनमोल है। वे कहते हैं, इस परछाई को दबाकर रखने में या यह हम में है ही नहीं ऐसा दिखावा करने में कोई अर्थ नहीं है। वह जितनी दबाई जाएगी उतनी ही विस्फोटक बनेगी।
उसके बजाय अपने भीतर के इस अंधकारमय पक्ष की पहचान करें, उसे स्वीकार करें और उस ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए करें। निष्कर्ष और उपाय। यह सब सुनने के बाद सच में बहुत असहज करने वाला प्रश्न मन में आता है। यदि हम इतने सारे आदिम भावनाओं के गुलाम हैं, हमारे भीतर दबी हुई परछाईन है और हमारा चरित्र हमें पुरानी गलतियां करने पर मजबूर कर रहा है, तो फिर इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का मार्ग क्या होगा? इस पर जीत कैसे हासिल करें? क्या ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ परिस्थिति के शिकार हैं? हम केवल शिकार नहीं हैं। लेखक ने मानव स्वभाव के अंधकारमय पक्ष का जितना गहरा विश्लेषण किया है, उतने ही प्रभावी उपाय भी दिए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए दो अत्यंत शक्तिशाली साधन हैं। सहानुभूति, एम्पैथी। हालांकि यह एक नैतिक घटक है या दूसरों की मदद करने से संबंधित है, फिर भी लेखक इस सहानुभूति को केवल एक मीठे नैतिक मूल्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे इसे एक तीक्ष्ण सामाजिक उपकरण, सोशल टूल मानते हैं। सहानुभूति यानी दूसरे का दुख देखकर रोना नहीं, बल्कि जानबूझकर और बौद्धिक स्तर पर खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचने की क्षमता। जब हम लोगों की जगह खुद को रखने लगते हैं, तब लोगों के व्यवहार के पीछे के असली कारण हमें समझ आने लगते हैं। इसके कारण हम परिस्थिति को बिना गुस्सा किए सटीक तरीके से संभाल सकते हैं। यह ऐसा कौशल है जिसे मांसपेशियों की तरह विकसित करना पड़ता है। मृत्यु की जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ डेथ। दूसरा साधन तो मानवीय अस्तित्व की जड़ को छूने वाला है, वह है मृत्यु की जागरूकता। हमारे यहाँ मृत्यु के बारे में बात करना हम टालते हैं, उसे एक अशुभ विषय माना जाता है। यही हमारे दुख की नींव है। लेखक कहते हैं कि जब हम मृत्यु इस सत्य को खुली आंखों से देखते हैं, तब हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का असली महत्व समझ में आता है। जब यह समझ आता है कि हम सभी एक ही मिट्टी के बने हैं और मृत्यु सबसे बड़ी, अंतिम और एकमात्र समानता है, तब हमारे भीतर की वह तुच्छ ईर्ष्या, झूठा अहंकार और एक दूसरे के प्रति नफरत अपने आप गिर जाती है। मृत्यु की जागरूकता हमें विनम्र बनाती है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं। जिस संपत्ति या सत्ता का बिना कारण गर्व करते हैं, वह मृत्यु के सामने अर्थहीन है। इसकी तीव्र अनुभूति हमें होती है और यह अनुभूति हमें अधिक अंतर्मुखी बनाती है और जीवन की ओर देखने का एक शांत और व्यापक दृष्टिकोण देती है। इस पूरी पुस्तक और चर्चा का सार यही है कि हम सभी को मानव स्वभाव का सीखने वाला शिक्षार्थी बनना चाहिए। दूसरों के व्यवहार की ओर और खुद के दोषों की ओर अत्यंत तटस्थ भाव से एक विद्यार्थी की तरह देखने की आदत डालनी चाहिए। हम जब तक खुद के दोष स्वीकार नहीं करते, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। हम निर्णय लेते समय किन भावनाओं के वश में हो रहे हैं, हमारे भीतर कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। खुद को बदलने की ताकत हम में है ही, लेकिन उससे पहले खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना जरूरी है। यह आत्मनिरीक्षण की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन वह हमें एक परिपक्व और विवेकी इंसान बनाती है। यदि हमारे निर्णय और परछाई ही हमारा नसीब बना रहे हैं, तो हमें खुद के निर्णय भी खुद ही लेने चाहिए। क्या आप अपने निर्णय खुद ले रहे हैं या प्राचीन पूर्वजों द्वारा दी गई किताब ही कॉपी कर रहे हैं? अगर यह पॉडकास्ट आपको उपयोगी लगा हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी कहानियां जीवित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।